अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स फॉर एमसीक्यू। फर्स्ट ईयर फिजिक्स बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली कराची और हैदराबाद बोर्ड और सिंध बोर्ड के तमाम एग्ज़ाम का जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर होने जा रहे हैं उसके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिए हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे, बल्कि हम उसको एक्सप्लेन भी करने जाएंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि पास पेपर में तकरीबन 15-20 साल में जो जो पॉइंट्स बहुत बार रिपीट हुए हैं ना फ्रीक्वेंटली, हमने उन पॉइंट्स को एक साथ किया है, कंपाइल किया है और आज की इस वीडियो में हम उनको एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो आइए हम उन तमाम पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और जिन जिन पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना ज़रूरी होगा तो हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो रिकॉल बेस सवाल है, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। बार बार ये पास पेपर में पूछा गया है कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, तो आपका आंसर है एनर्जी। अर्थक्वेक वेव आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रासोनिक वेव। अर्थक्वेक की जो वेव होती है वो इंफ्रासोनिक वेव की क्या होती है, एग्जाम्पल होती है। याद रहे अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है और 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव, और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास अर्थक्वेक है। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो बार बार पास पेपर में पूछी गई है और वो है कैंडेला। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव विल बी। अब देखिए भाई, नोड क्या है, ये जो लूप होता है ना स्टेशनरी वेव के अंदर, ये होता है एक लूप। अब ये लूप है ना, अब स्टेशनरी वेव का, स्टैंडिंग वेव का वो पार्ट जहां वाइब्रेशन मिनिमम होती है उसे क्या कहते हैं, नोड, और जहां वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, एंटी नोड। और हमेशा याद रखिएगा दो लूप होते हैं, गौर से सुनिएगा, दो लूप होते हैं एक वेव के बराबर, एक वेवलेंथ के बराबर जो है ये दो लूप होते हैं। तो अब कह रहा है कि दो नोड के दरमियान का फासला, दो, देखे भाई दो लूप है ना, ये एक लूप है, ये लूप है, दो लूप बराबर हैं एक वेव के। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दो नोड के दरमियान का जो फासला होता है, बराबर वाले दो नोड के दरमियान का फासला किसके बराबर होगा, तो हमें मालूम है डायग्राम के हिसाब से ये आधी वेव के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखिए भाई सवाल में क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑफ अ स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव विल बी लैम्डा अपॉन हाफ। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ पर्सन असेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम। हमें कहा जा रहा है कि एक शख्स है, एक ऐसी ऊंचाई पर चले जाता है जो कि ज़मीन की रेडियस के बराबर है, वहाँ जी की वैल्यू क्या होगी। तो आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है कि जी बराबर होता है, गौर से सुनिएगा, जी बराबर होता है GME ओवर RE²। अब वो शख्स जो है ज़मीन के मुकाबले में कितना चला गया, ज़मीन के मुकाबले में एक रेडियस जो है वो ऊपर चला गया। अब सेंटर के मुकाबले में इसका जो फासला हो गया वो कितना हो गया भाई, एक रेडियस सेंटर से सरफेस तक है और एक रेडियस वो ऊपर चला गया। सेंटर के मुकाबले में इसका जो फासला है वो कितना हो गया है, 2r। सेंटर के मुकाबले में इसका फासला कितना हो गया, 2r। तो मैं यहाँ इस फॉर्मूले में RE की जगह रखता हूँ, RE की जगह रखता हूँ क्या, 2r रखता हूँ, 2RE रखूँगा ना भाई, एक RE 2RE हो गया, तो ये हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया GME, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये हो गया RE²। तो GME वो किसके बराबर है, ये तो G के बराबर है, तो G डैश किसके बराबर हो गया, 1/4 G के, यानी 1/4 हो जाएगी, 4 गुना वहाँ G की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है, इफ अ पर्सन असेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ G विल बी 1/4। डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। बार बार ये पॉइंट पूछा गया है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट है, इफ A इक्वल टू 5I प्लस J एंड B इक्वल टू 2K देन A माइनस B इज इक्वल टू। अब देखें भाई, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू हमारे पास है 5I
प्लस जे, और b की वैल्यू हमारे पास है 2k। हमें क्या बताना है, a माइनस बी की वैल्यू बतानी है। हमें क्या बताना है, a माइनस बी की वैल्यू। अब a की वैल्यू क्या होगी, 5i प्लस जे, माइनस b की वैल्यू क्या है, 2k। याद रखिएगा i हमेशा i में से माइनस होगा, j हमेशा j में से माइनस होगा, और k हमेशा k में से माइनस होगा। तो यहाँ i वाली कोई चीज़ नहीं है, j वाली कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा k वाली चीज़ है, सिर्फ इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो प्लस था ना, अब ये माइनस की साइन है, ब्रैकेट आ गया, माइनस हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 5i प्लस जे माइनस 2k हमारे पास इसका आंसर है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया ओके 5i प्लस जे माइनस 2k। फिर आगे लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, FO प्लस FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और अगर गैलीलियन टेलीस्कोप पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, FO माइनस FE। एस्ट्रोनॉमिकल में दोनों को प्लस करते हैं, और गैलीलियन में ऑब्जेक्टिव में से आईपीस को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। नेक्स्ट है एन एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स रेडियस इज। भाई ये डेफिनेशन है किसकी, 1 रेडियन की। किसकी है, 1 रेडियन की डेफिनेशन है, और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री के। तो ये 1 रेडियन की है, एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन, और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री के। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन द स्पेसशिप बाय प्रोड्यूसिंग। आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो स्पेसशिप में कैसे प्रोड्यूस होती है, स्पिन मोशन के जरिए, सैटेलाइट को इसके अपने एक्सिस पे मूव करवा कर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है। इफ मास एंड स्पीड बोथ आर डबल द काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv²। अब हमें कहा जा रहा है मास और इन दोनों को डबल कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी है हाफ, मास क्या हो गया 2m, वेलोसिटी क्या हो गया, ये भी डबल हो गया 2v। अब ये है हाफ 2m, 2 का स्क्वायर यहाँ हो गया 4v²। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 8, बाकी हाफ mv² को अलग कर दो, हाफ mv² लग गया भाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया। अब ये जो ना हाफ m और v² को अलग कर दिया, हाफ mv² किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 8 टाइम्स क्या हो गई, उसमें इजाफा हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, इफ मास एंड स्पीड बोथ आर डबल द काइनेटिक एनर्जी विल बी 8 टाइम्स। आगे है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं वो क्या होता है, L λ/d। अच्छे से याद रखना है, यंग डबल स्लिट का पूरा डिटेल एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल इट्स टाइम पीरियड विल बी। याद रखिएगा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है 2π√L/g है। भाई किसके बराबर है, 2π√। अब इसमें किसका जिक्र है, लेंथ का। यानी टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। जी है ना, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी किसी भी चीज़ में कोई भी छेड़छाड़ी कर दो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ में तब्दीली करेंगे तो फर्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फर्क होगा तो भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ में कह रहा है इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के अंदर जो बॉब इस्तेमाल हो रहा है उसके मास को अगर हम डबल कर देते हैं, इस टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम। टाइम पीरियड लेंथ और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, मास को अगर चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, तो हमने जो है वो डायमेंशन निकालने का तरीका जो है वो लेक्चर में बताया हुआ है। तो डायमेंशन आपको जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की पूछी गई है पास पेपर में। तो टॉर्क की डायमेंशन है ml² t एक्सपोनेंट -2। आगे है इफ a डॉट बी इक्वल टू 0, a क्रॉस b इज ऑल्सो इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर b इज इक्वल टू। हमें कहा जा रहा है कि दो वेक्टर हैं a और b, इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वो भी 0 आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो भी 0 आता है। जबकि हमें कहा जा रहा है कि a जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लाजमी b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 के बराबर है, तभी डॉट और क्रॉस दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, 0 के बराबर है। नेक्स्ट है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस f ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस द इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। हमने जो वो रे डायग्राम जो है वो लेक्चर में बताया ना, जिसका लेक्चर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हमने रे डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना सिखाई है। तो उसमें याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस पर जब भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, प्रिंसिपल फोकस पर। नेक्स्ट है, इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आर द सेम द बॉडी विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब किसी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तभी शॉर्ट टाइम की वेलोसिटी और उसकी पूरी एवरेज जो होगी वो क्या आती है, सेम आती है। एमसीक्यू नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है, टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। हमें कहा जा रहा है दो फोर्सेस जो है ना एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही हैं, हमें कहा जा रहा है इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मिनिमम होगा जब उनके दरमियान एंगल क्या हो। देखो भाई, ये ऑब्जेक्ट है ना भाई, ये फोर्स है और ये फोर्स है, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में अपोजिट होंगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल आउट करेंगी ना। तो मैग्नीट्यूड मिनिमम तब होगा जब इनके दरमियान क्या होगा, 180 डिग्री होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। और मैक्सिमम तब होगा जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और डायरेक्शन सेम होगी, इसका मतलब एंगल क्या होगा, 0। तो अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री, और मिनिमम पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा जब उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। फिर आगे है पावर लो डिटरमाइंस। पावर लो किसको डिटरमाइन कर रहा है, लाउडनेस ऑफ साउंड को, ये भी याद रखना है। आगे, अ बॉडी फॉल फ्रीली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकेंड इज। अब देखो भाई, ये यहाँ ऑप्शन ही जो है वो क्या हो गया, ओके ये गलती से जो ना 20 और ये सेम सवाल आ गया, ये 20 को मैंने क्रॉस किया, ये सवाल ये, अ बॉडी फॉल फ्रीली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकेंड इज। भाई एक बॉडी को फ्री फॉल किया, 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये कैसे आया, मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ। S बराबर होता है, S बराबर है किसके, VIT प्लस हाफ GT², ये है फॉर्मूला। अब जब वो फ्री फॉल किया ना, ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, प्लस हाफ, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। ओके सॉरी, इसमें टाइम तो दिया हुआ नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, 2GS इक्वल टू VF² माइनस VS²। अगर टाइम दिया जाता तो इससे हम सॉल्व कर लेते। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू कितनी है, 9.8, और हमें S बताना है, हमें क्या बताना है, S। अब ये है कि ओके अब देखो सॉरी, यहाँ टाइम हमें दिया गया ना 2 सेकेंड, तो यहाँ हमने रख दिया 2 का ये हो गया स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। अब आ गया प्लस हाफ 9.8, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये 2 और ये 4 कैंसल, 2 बच गया, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आंसर, 19.6 आ गया, 9.6। तो टाइम हमें दिया हुआ, अगर टाइम ना दिया जाता तो चलो ये हम करते हैं, 19.6 इसका आंसर आ गया, 19.6 मीटर। फिर आगे है, द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ बॉडी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओनली इन यूनिफॉर्म फील्ड। याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट होते हैं, लेकिन शर्त है कि फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स की डायमेंशन निकालने आनी चाहिए, mLT एक्सपोनेंट -2। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। आगे है, मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज अनएबल टू शो डिस्पर्शन। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, एक कलर वाली लाइट, वो कौन सा फिनोमिना शो नहीं कर सकी, वो क्या है, डिस्पर्शन। याद रखिएगा, डिस्पर्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जो बहुत सारे कलर वाली लाइट, जैसे मिसाल के तौर पे व्हाइट लाइट को जैसे ही हम प्रिज्म से गुजारते हैं वो अपने कलर में जाकर क्या हो जाती है, टूट जाती है, अपने कंपोनेंट्स में जाके अलग अलग कलर में जाकर टूटती है, उस फिनोमिना को कहते हैं डिस्पर्शन। लेकिन अब मोनोक्रोमेटिक लाइट तो एक ही कलर वाली है, लिहाजा वो डिस्पर्शन को शो नहीं कर सकेगी। Next is the weight of a man is 60 Newton at the earth. His weight on the moon where G equal to G/6 will be. भाई ज़मीन पर जो ना उसका वज़न कितना है, 600 न्यूटन। हमें कहा जा रहा है चांद पर उसका वज़न कितना होगा, जहाँ G की वैल्यू 6 गुना कम है तो वज़न भी क्या होगा, 6 गुना कम होगा। वज़न यहाँ ज़मीन पर 600 न्यूटन है, यहाँ 100 न्यूटन हो जाएगा, 6 टाइम कम। लेकिन अगर मास की बात पूछी जाएगी तो मास दोनों जगह पर क्या रहेगा, सेम। वेट जो होगा वो 6 टाइम कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का किस पे डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया, बोथ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट।
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट है। जब किसी बॉडी पर अप्लाई होने वाली तमाम टॉर्क का रिजल्टेंट अगर जीरो के बराबर हो जाता है फिर भी एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की क्या होती है, स्टेटमेंट है, जो यहां मुकम्मल करनी है। आगे हमें कहा जा रहा वेट लिफ्टर कंज्यूम 500 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 2 सेकेंड, द पावर यूज बाय हिम इज। हमें कहा एक वेट लिफ्टर है जिसने 500 जूल की एनर्जी इस्तेमाल की है एक वजन को उठाने के लिए। कितनी सेकंड के लिए उठाया, 2 सेकंड के लिए। हमें कहा जा रहा पावर बताओ, तो एनर्जी को आपको क्या करना है भाई, एनर्जी को आपने क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। 500 जूल की एनर्जी इस्तेमाल की 2 सेकंड में, लिहाजा 2 से डिवाइड करके आंसर क्या आ गया, 250 वॉट क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 250 वॉट। फिर इसके बाद कहा जा रहा है वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, नो चेंज अकर इन इट्स। याद रखिएगा एक वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। एक वेव है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जिसमें तब्दीली नहीं आएगी, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी। अच्छे से याद रख लेना भाई, जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, सोन है, डेसिबल है, ये आपके पास है। तो सोन यहाँ ऑप्शन में मौजूद था तो ये हो गया। If the magnifying power of a simple microscope is 6, the focal length of the lens uses। हमें कहा जा रहा है मैग्नीफाइंग पावर जो है ना सिंपल माइक्रोस्कोप की कितनी है, 6 है, फोकल लेंथ कितनी होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है m बराबर है 1 प्लस डी ओवर एफ। अब मैग्नीफाइंग पावर 6 है, 1 प्लस d है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन 25 के बराबर है, f बताना है। अब 1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो गया माइनस, तो वो ये हो गया 5, अब ये हो गया 25 और ये 5, f को यहाँ लेकर आया, 5 को यहाँ, 25 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूजेस 5 सेंटीमीटर। आगे द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो इज कॉल्ड। भाई फ्लूइड जो है ना लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को फ्लो करने के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। केमिस्ट्री में आप इसको डिटेल में पढ़ते हो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड ऑन। भाई फ्रीक्वेंसी जो है ना एक धागा है उसे आप खींच के रखते हो, उसमें उस धागे में वेव जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करती है, टेंशन पे भी डिपेंड करती है, लीनियर डेंसिटी, इन तीनों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 36। इसमें कहा जा रहा है एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ अबव द सरफेस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम 1/4। या अभी इससे पहले मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, वही 1/4 हो गया। हाइजेंस प्रिंसिपल इफ यूज्ड टू लोकेट वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो वेव फ्रंट को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल आता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ द कपल डिपेंड ऑन, भाई कपल के ऊपर बाकायदा पूरा एक लेक्चर है ना, तो वो जो कपल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड माइनस एफ। दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज स्पेसिफिकली लेस देन, भाई साइन थीटा थीटा के बराबर होगा जब थीटा जो होगा वो 1 रेडियन से क्या होगा, कम होगा। Rate of doing work is 0 when the angle between force and velocity, by rate of doing work is 0 when the angle between force and rate of doing work क्या है, पावर। अब पावर 0 जब होगा जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। कैसे भाई, देखो पावर का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है एफ डॉट वी, डॉट को हटाते क्या आ जाता है, एफ वी कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ अगर मैं क्या रख दूँ 90 डिग्री, तो कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आंसर आएगा। तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 90, जब दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी पावर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। आगे कहा जा रहा है इफ a इक्वल टू ए आई एंड b इक्वल टू बी जे देन a क्रॉस b इज इक्वल टू, हमें कहा जा रहा है अगर a की वैल्यू ए आई है, b की वैल्यू बी जे है, a क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी। याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो अपने इंडिविजुअल वेक्टर के मुकाबले में हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है। भाई दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए बी तो हो गया,
लेकिन आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, आई क्रॉस जे बराबर होता है के के, तो लिहाजा आंसर क्या होगा ए बी के। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 5.642 एंड 4.71 इन द प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर। भाई दोनों को सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के मुताबिक जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आता है 26.6। दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4.7। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक आना चाहिए। तो ये पूरा रूल आपने देखना होगा सिग्निफिकेंट फिगर के पूरे तौर तरीके जो हमने वैसे ही जो वो पूरा डिटेल लेक्चर आप सर्च कर सकते हो सिंबोर्ड टीचिंग पर, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और आगे सिंबोर्ड टीचिंग लिख दो, आपके सामने लेक्चर आ जाएगा तो पूरा डिटेल में समझाया। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल एंड मास इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू द काइनेटिक एनर्जी इज। भाई अभी मैंने आपको बताया कि भाई काइनेटिक एनर्जी है ना, इसका फॉर्मूला ये है हाफ mv²। हमें कहा जा रहा है कि इसको मैं डबल कर रहा हूँ और इस मास को क्या कर रहा हूँ m/4। काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अब ये क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी हाफ m/4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4v², 4 से क्या हो गया कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया हाफ mv², हाफ mv²। तो सेम रही ना, 4 से सिंपली कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी सेम। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकती है, डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकती है, इसी तरीके से पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकती है, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया जाए। इन 5 चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज। अभी मैंने आपके सामने ये सॉल्व करके बताया कि भाई फोकल लेंथ को देखो, हमें मैग्नीफाइंग पावर मालूम करना है ना भाई, 1 + d/f। अब 1 d है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, 25 वैल्यू है, फोकल लेंथ भी 25 से कैंसिल हुआ 1 + 1, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गई, मैग्निफिकेशन 2 हो गई। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज 2। नेक्स्ट है साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ कंप्रेशनल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, रिपीट हुआ। व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इंक्रीजेस, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर पैरेलल। याद रखिएगा जब किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी पे क्या हो रहा होगा, इजाफा होगा, उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है सेम। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी में कमी आ रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी में क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी, उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्या होंगी एंटी पैरेलल। पैरेलल तब जब स्पीड में इजाफा हो रहा हो, एंटी पैरेलल यानी अपोजिट कब होंगी, जब वेलोसिटी में कमी हो रही हो। तो इसका आंसर क्या है, इंक्रीजेस लिखा हुआ है ना तो पैरेलल, और अगर डिक्रीजेस लिखा होगा तो आप एंटी पैरेलल करेक्ट आंसर होगा। इफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम, भाई वही वाली बात आ गई ना, यही फॉर्मूला हाफ mv² वाला फॉर्मूला लगा दो, हाफ mv² वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv²। अब ये हाफ हो गई ना, तो हाफ के ऊपर स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 गुना कम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/4। नेक्स्ट है 50, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होता है, टॉर्क के। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लिखा हुआ हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आपका आंसर क्या होगा फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क। तो यहाँ वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई, तो 50 पॉइंट्स हमने आज की इस लेक्चर 1 में हम कवर कर लेते हैं, और 50 पॉइंट नंबर 51 से लेकर 100 प्लस, 100 से 2-3 पॉइंट ज़्यादा हैं, तो पॉइंट नंबर 51 से लेकर 100 तक पॉइंट्स जो होंगे हम लेक्चर 2 में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो लेक्चर 2 को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।